दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक वंदन करता हूं। मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक ऑफिस है जहां हम बैठे हैं और यहाँ कुछ अहम मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। ये दो चेहरा जनपद का बड़ा नामी चेहरा है। हमारे जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश की ये बात है जहाँ से हम आपको ये आवाज़ आप तक भेजेंगे। सदर विधानसभा लगता है और बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता से हमारी मुलाकात है। आज इनसे हम कुछ बात करेंगे, कुछ सामाजिक चर्चाएं होंगी हमारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम राजनीति की चर्चा अपने चैनल से बहुत कम डालना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक लेवल पर घटने वाली घटनाओं की चर्चा, वो चाहे राजनीतिक व्यक्ति से मिल जाए, चाहे धार्मिक व्यक्ति से मिल जाए, चाहे किसी नौकरी चाकरी वाले पेशे वाले व्यक्ति से मिल जाए, उसको उठा करके हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारी मेहनत होती है कि हम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज़ आप तक डालें जो वास्तव में समाज की अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, जो समाज में मेहनत कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि इनके पदाधिकार के नाते, इनके उस कुर्सी के नाते हम कतई आवाज़ आप तक नहीं डालते, लेकिन हम क्यों डाल रहे हैं, हम इतना जानते हैं कि इनकी मेहनत जो समाज के प्रति समर्पित है, इनकी आवाज़ जो समाज के लिए समर्पित है, हम इस आवाज़ पर बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अब चलता हूं इधर और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आवाज़ को पूरा सुनिएगा। हो सकता है कि आपके मतलब की कुछ चीज़ निकल जाए यहाँ से, और मेरी कोशिश भी ऐसे है। मेरे कवि संतोष चैनल पर आप दोनों लोगों का पहले हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है, काफ़ी परेशानी के बाद आप लोग मुझे मिले हैं। मैं लगातार 1 महीने से प्रयास कर रहा था कि वो दो चेहरा जिनके आने से जनपद जौनपुर की सदर विधानसभा में निश्चित तौर पर बहुजनों की आवाज़ में एक नई ऊर्जा जुड़ी है। जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे जिनको हम कहते हैं दलित शोषित कहते हैं, खासतौर से ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोगों में एक नई ऊर्जा का आप लोगों ने संचार भर दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले जब लोगों में ऊर्जा का ट्रांसफर करना होता है, अपने बातों से, अपने शब्दों से हम लोगों को जगाना चाहते हैं, तो ये जगाने का हुनर आपने कहाँ से सीखा? सबसे पहले तो मैं गुड्डू से बात करूंगा। जी बताइए, ये उद्घोष आपके मन में कहाँ से आया कि मैं बहुजनों के लिए काम करूं? साथियों, कवि संतोष चैनल को देखने वाले सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार गुड्डू, प्रधान विधानसभा अध्यक्ष सदर बसपा। भैया, आपका क्वेश्चन जो है कि हम लोगों ने बहुजन समाज में सारे लोगों को आज, चाहे जो एससी एसटी माइनॉरिटी, एक प्रकार से हम लोग कह लें कि 85% के लोग, कहीं ना कहीं हम लोग का इतना शोषण हो रहा है, इतना समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। ये सरकार का दोष ले लीजिए या मनवादी विचारधारा के लोगों की सोच ले लीजिए, ये लोग कहीं ना कहीं हम लोग को हर तरफ से प्रताड़ित कर रहे हैं। जिसको हम लोगों ने सोचा, इस पे रिसर्च किया और दिमाग में एक बात आई, एक लगन आई कि कहीं ना कहीं हम लोगों को गांव से उठकर अपने इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम चालू करें। और जिसके नाते हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले लगे हैं। पूरी विधानसभा की टीम, चाहे कोई छोटा पदाधिकारी हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। विचारधारा हमारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए और हम सभी लोग इस बहुजन मूवमेंट को लेकर गांव-गांव अपनी बातों को जा रहे हैं। जी। और मैं तो अब भैया से मैं चाहूँगा कि आपका परिचय भी 2 शब्दों में हो जाए। सर, मेरा नाम अखिलेश चंद्र गौतम है। मैं इस सदर विधानसभा का विधानसभा प्रभारी हूँ और मैं विधानसभा कमेटी के साथ लग करके काम करने का जी, मैंने एक सवाल आपके अध्यक्ष जी से किया कि मतलब बहुजनों के लिए आपके मन में ये ऊर्जा कहाँ से जगी कि मुझे बहुजन के लिए काम करना चाहिए, मुझे उन 85% लोगों के लिए काम करना चाहिए। ऐसी थिंकिंग आपके विचार में कहाँ से आई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे मन में विचार यहाँ से आया जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस दलित शोषित समाज के उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष करते करते अथक परिश्रम से इस पूरे भारत के जनमानस को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको एक संविधान के देने का काम किया। और अथक परिश्रम के बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद उनका निधन हुआ। मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब ने इस प्रेरणा को जगाने के लिए पुनः आए, तो उन्होंने बाम सेव का नाम दिया। बाम सेव का मतलब होता है बैकवर्ड एससी एसटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिकेशन एम्प्लॉयड फेडरेशन। इसलिए
मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब ने उसी बाम से के माध्यम से 1585 को जोड़ने का काम किया और 15 को अलग किया, 85 को एक तरफ जोड़ने का काम किया। वहाँ से हमको प्रेरणा मिली कि हम 85 के लोगों को एकजुट होकर के समाज के में जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करना चाहिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए हम काम करने का काम कर रहे हैं। जी, अच्छा, अगर ये सवाल ये दूसरा मुद्दा आता है कि 1585, तो जैसे माननीय काशी राम जी ने 15% बनाया और 85% बनाया, वो 15% में किनको रख दिया? वो कौन से लोग हैं जो 15% में चले गए? 15% के लोग जो हैं, जो मनुवादी समाज के लोग हैं, वो 15% के लोग हैं। 85 के लोग यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं, जो मनियाटिक भी उसमें आते हैं। जी, अच्छा, ये एक चीज और आती है, मनुवाद, ये नामाक्षर आता है और मैं देखता हूं कि जो बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, जो ये शोषित दलित समाज के लिए, ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो मनुवाद की चर्चा करते हैं। तो मनुवाद के अगेंस्ट में एक नाम आता अम्बेडकरवाद। तो अगर मैं आपसे अंतर पूछना चाहूं कि ये मनुवाद क्या था, मनुवाद क्यों, आखिर मनुवाद से हमने क्यों दूरियां बना ली, हमारे अपने लोग क्यों मनुवाद से हटना चाहे, अम्बेडकरवाद को क्यों लोगों ने अपनाना चाहा, इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कोलंबिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल करके आई, जब उन्हें इस भारत की धरती पर समानता का दर्जा नहीं मिला तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों में झूठ फरेब है। यहाँ के सामंतवादियों ने पत्थर पूजने का काम करवाया, आडंबर रचने का काम किया, भूत प्रेत जैसे आडंबर लोगों को मनवाने का काम कर रहा था। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर रिसर्च किया कि ये खोखली बातें हैं, इस पर हमें नहीं जाना चाहिए। हमें अपने लोगों को, जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, इनको शिक्षा की तरफ ले जाना चाहिए और शिक्षा की प्रेरणा देना चाहिए। इससे जो जनमानस में जागृति आएगी, ये अपने लोगों को पढ़ा लिखा कर शिक्षा से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना करके अपनी बिगड़ी हुई बात को बना सकते हैं। अभी क्या लगता है, जो आप लोग पिछले 2-3 दशक से लगातार अम्बेडकरवाद से जुड़ करके मनुवाद की खिलाफत कर रहे हैं, या मनुवाद तो मान लीजिए देश में खत्म हो गया, मुझे लगता है कि तब खत्म हुआ जब बी आर अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद मनुवाद को, मनुस्मृति को खुले मंच से जला दिया था और न मानने की बात कही थी कि हम मनुस्मृति के बनाए विधान को देश में नहीं चलने देंगे। ऐसी आवाज़ बी आर अम्बेडकर ने सबसे पहले उठाई और तमाम विद्वान जनों ने मिल करके जो है इनका सहयोग दिया, साथ दिया। मनुस्मृति यानी मनुवाद को धीरे धीरे जो उसकी व्यवस्था थी उसको दबाया गया। संविधान आज चल रहा देश में और पूरी व्यवस्था से चल रहा है, लेकिन संविधान के साथ भी कुछ लोग छेड़छाड़ कर देना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर अंकुश लगाने का काम ये सामंतवादी विचारधारा के लोग करने का काम कर रहे हैं। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 50 में हमारे संविधान पूर्ण रूप से लागू हुए। उस पर देखा जा आज़ादी के 75 सालों बीत गए, लेकिन हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है उस पर आज पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। यदि संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया होता तो हमारे लोगों का जो हक अधिकार है वो छीनता नहीं, और जो हमारे कहा जाता है जो हमारे बैक समाज के लोग हैं उनका हक अधिकार अगर लागू कर दिया गया होता तो आज हमारे पिछड़े समाज के भाई इतने पीछे नहीं रहते, अपने अधिकार को पा लेते। अच्छा, ये जहां तक मुझे मेरी समझ में बात आती है कि जब हम संविधान की सारी व्यवस्थाओं को देश में चलाने की बात करते हैं, यानी एक एक जनता के अधिकार की बात करते हैं, एक एक व्यक्ति के सेवा की बात करते हैं, तो संविधान में तो ये सारी बातें लिख दी गई, सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंचने दी जा रही है। तो क्या वर्तमान की सरकार ही दोषी है, या पहले से जो सरकारें चलती चली आई, आज 75 साल हुआ तो वर्तमान सरकार तो 10 साल 15 साल से शासन में आई है, इसके पहले की जो सरकारें हमारे बीच में काम करी हैं, जो ऑलरेडी संविधान को, बी आर अम्बेडकर को, मान्यवर कांसीराम जी को, जो भी हमारे पूर्वधा पुरखा रहे हैं, उन्हीं के नाम पर सरकारें बनी हैं, लेकिन उन लोगों ने संविधान की सारी धाराओं को मूल रूप से दुनिया में प्रचारित क्यों नहीं किया, क्यों नहीं फैलाया? क्या उनका दोष आप नहीं मानते हैं? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के जब प्रथम
इस देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तब से लेकर के अब तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है, उसको तो वो लोग जान चुके थे कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इस भारत की धरती पर रह गए तो ये अपने लोगों का तो सुधार कर देंगे, लेकिन ये सामंतवादी विचारधारा के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विद्वत्मा ऐसी थी कि वो सूर्य की तरह प्रकाशमान होते गए और आज तक वो खत्म नहीं कर पाए और न खत्म कर पाएंगे। अच्छा, ये चीज़ मैं आपसे अधिक ही जानना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने देखा कि आपके ही चैनल से जो है एक वीडियो आया था संज्ञान में मेरे, मैं कभी कभी आप लोगों को सुनता भी हूँ, देख लेता हूँ। उसमें मैं देखता हूँ कि जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, ये मूर्ति पूजा, देवी देवता, भगवान भगवती में आस्था या विश्वास नहीं रखते हैं, जितना शिक्षा में जन जागरण करना चाहते हैं। यानी विज्ञान को ही, विज्ञान के चमत्कार को नमस्कार कर रही दुनिया, और अम्बेडकरवाद के लोग भी उन्हीं को करना चाहते हैं, विज्ञान को ही आगे, यानी शिक्षा को ही आगे रखना चाहते हैं। ऐसे में मैंने देखा कि गांव-गांव में B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाती है। जी तो प्रतिमा तो ऑलरेडी मूर्ति है। जी जी जी। और जब हम पहले की मूर्ति व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं, तो अब बाबा साहब की मूर्ति व्यवस्था स्थापित करके या मूर्ति लगा करके हम क्या बताना चाहते हैं दुनिया को, क्या देना चाहते हैं दुनिया को? जिसे आपने कहा कि मूर्ति वाली बात, मामला यहाँ ये आता है कि पहले की मूर्तियां रही हैं, जैसे लोग देवी देवताओं की मूर्तियां लगाकर हमसे पुजवाने का काम करते थे। लेकिन बाबा साहब की बात जहाँ आती है, क्योंकि यह एक आस्था के रूप में लोगों ने पुजवाया, लेकिन हमारे जो विद्वान लोग थे इस पे रिसर्च किए कि कहीं ना कहीं ये हमारे महापुरुष, हमारे इष्ट हैं, ये हमारे देवता हैं बाबा साहब, जिनके नाते आज हम लोग यहाँ पे इस लेवल पे आज़ाद हैं। कहीं ना कहीं हम लोग आज़ादी से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब व्यवस्था हम लोग को मिल रही है, शिक्षा, रोजगार, सारी चीज़ें तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की देन है। तो कहीं ना कहीं जिसे मामला ये है कि यार बाबा साहब को जन जन तक ले जाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि हमारा दबा कुचला समाज है, ललुआ बुधुआ समाज है, ये बहुत पढ़ा लिखा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने इसको संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से जो है कि गांव-गांव जो है कि कार्यक्रम करके, नुक्कड़ सभा करके और बाबा साहब की प्रतिमा लगा के बाबा साहब को लोगों के बीच में लाने का काम किया कि लोग बाबा साहब को जाने कि बाबा साहब कौन है। इनकी प्रतिमा लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जन जन लोग जाने कि हमारे बाबा साहब कौन है और इन्होंने क्या किया है हम लोगों के लिए। क्योंकि मनवादी साहब ने बताया कि जो भी मनवादी विचारधारा के लोग थे, ये बाबा साहब को खत्म कर देना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि लोग बाबा साहब के बारे में जाने, बाबा साहब की सारी बनाए हुए संविधान लोगों तक पहुंचे। कहीं ना कहीं असमानता का आज भी हम लोग मामला झेल ही रहे हैं। बाबा साहब, सोचिए कि बाबा साहब कितने बड़े महापुरुष थे कि जब आज उनको मरे इतना दिन हो गया, बाबा साहब जो है कि इस दुनिया में नहीं रहे, 6 दिसंबर को बाबा साहब जो है एक्सपायर कर गए। लेकिन बाबा साहब के मरने के बाद भी लोग उनकी मूर्ति को तोड़ते हैं, और जब वो जिंदे रहे होंगे तो उनको लोग कितना प्रताड़ित कर रहे होंगे। लेकिन धन्य हो परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब, जो कि उस समय जो है कि लोगों से जो है कि इतना प्रताड़ित होते हुए भी आज हम लोग को यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ। क्या बात है, आप लोग सुन रहे हैं, ये आवाज़ ऐसी आवाज़ है जो सदर विधानसभा जनपद जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी के लिए, यानी बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रही है। लेकिन जहाँ तक मेरे संज्ञान में बात आती है कि जो OBC SC माइनॉरिटी के दबे कुचले लोग हैं, जिनको अपने हक, अधिकार, कर्तव्य की जानकारी नहीं है, एक तरह से जन जागरण कर रहे हैं ये लोग। चुनाव सामने है, वो जो चुनावी सभा है, जो राजनीति है, उसको मैं एक अलग पैटर्न पर रखता हूं। मैं दूसरी व्यवस्था से बात करना चाहता हूं कि जो इनकी मेहनत है, जो वास्तव में इसके अलावा जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि जन जागरण का काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ बात इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि यहाँ B.R. अम्बेडकर की सोच, अम्बेडकरवादी विचारधारा आखिर लोगों के जेहन तक डाल देना या लोगों के दिमाग में बैठा देना क्यों जरूरी है। मेरा मुद्दा या मेरी बातें सिर्फ यहाँ से चल रही हैं। अगली बात मैं ये जानना चाहता हूँ एक 30 सेकंड में आपसे कि भविष्य में 2024 का चुनाव सामने है और आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, क्या लगता है
कि जो संविधान की धाराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में संचालित हो रही है, कहीं कहीं कभी कभी समय समय पर संविधान की कुछ धाराओं के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, जिसे संशोधन का नाम दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि भविष्य में हमारी अपनी सरकार बनेगी या बहुजनों की सरकार बनेगी, ऐसा कुछ देश में लगता है और संविधान सुरक्षित रहेगा? बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, ये माननीय बहन जी के निर्देश पर काम करते हैं और माननीय बहन जी जो निर्देश कर देती हैं और उस पर हम लोग लग करके काम करने का काम करते हैं। हमारी मात्र एक नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। माननीय बहन जी जैसा निर्देश करती हैं वैसा हम लोग करने का काम करते हैं। और रही बात सरकार बनने की, बहुजन समाज पार्टी सरकार जो है इस प्रदेश में 4 बार शासन सत्ता में रही है और माननीय बहन जी जैसा आज तक 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के 75 साल में आज तक कोई ऐसा बहुजन समाज पार्टी जैसा शासन सत्ता चलाने वाला कोई अब तक नहीं मिला। आप इस बात को मानते हैं पूरी तरह से? मतलब बहन जी ने जो सरकार चलाई अपने चार बार के कार्यकाल में, उस तरह से कोई नेता सरकार चलाने वाला नहीं चलाई अब तक। ये बात कंफर्म है? कंफर्म एकदम दृढ़ संकल्प के साथ कह रहे हैं? संकल्प के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज तक ऐसी कोई सरकार चलाने वाला नहीं मिला। अभी भविष्य में मुझे लगता है जैसे जब इतनी अच्छी सरकार बहन जी की चल रही थी, तो मान लीजिए सत्ता परिवर्तन तो संसार का नियम है। जी सर। लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं जी। तो मैं तो ये सिर्फ जानना चाह रहा था कि 2024 2027 दो चुनाव सामने दिख रहा है। एक 24 का चुनाव केंद्र का दिख रहा है 2024 में, 2027 में पुनः राज्य का चुनाव दिख रहा है। ऐसे में तो मेरी समझ से, जो मैंने पहले बताया कि संविधान की सुरक्षा के लिए, देश में अच्छी व्यवस्था के लिए, गरीब मजलूम की साधन सुविधा के लिए बहुजन की सरकार का आना बहुत जरूरी है, चाहे देश में चाहे प्रदेश में। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपकी मेहनत, आपकी कर्मठता से क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि 2024 या 2027 में कुछ यानी राज्य या केंद्र में कहीं आप फतह कर लेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? कैसा लगता है? मैं ये एक अमूमन अनुमान पूछ रहा हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग और ये सत्ता शासन में बैठे लोग निष्पक्ष अगर चुनाव करवाते हैं, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 2024 में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। रही बात कि अगर ईवीएम का ही मामला चलता रहेगा, तो फिर हमको नहीं लगता कि ये मनवादी लोग जो है बहुजनों की सत्ता आने देंगे। अच्छा, ये चीज और बड़ी बात होती है, मीडिया पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं भाई आप लोग सुन रहे हैं, तो जो मीडिया के लोग होते हैं, कुछ आज तक मैं देखता हूँ एक दो तीन चार एंकर ऐसे हैं जो मीडिया को गोदी मीडिया कह देते हैं। या मीडिया, आखिर क्यों मीडिया निशाने पर आती है? नेताओं के निशाने पर मीडिया क्यों है? मीडिया का दोष क्या है? जैसे सर जानते हैं, जो हम लोग थोड़ा आज के 10 साल पहले चल जाया जाए, 10 साल पहले जब पेपर आता था तो पेपर छपने के बाद बिकता था, लोग खरीदते थे। लेकिन आज बिकने से पहले, छपने से पहले ही बिक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मामला है, क्योंकि पेपर छपने से पहले ही बिक जा रहा है। इसका मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आज जो मठाधीश लोग हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर हावी है। ये अपनी बातों को कहलवाने के लिए उनको हैंग कर ले रहे हैं, उनको खरीद ले रहे हैं, जिसके नाते मीडिया उन्हीं की बातों को दिखा रही है। आज चाहे कोई कितना बढ़िया काम कर ले, अब बहुत सारे प्रदेश में अदर जो है कि पार्टी की सरकार है, लेकिन उनकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाया नहीं जा रहा है। मात्र बस यही मोदी, जो कि अगर हम लोग दिल से कहा जाए तो आज हमारे देश की स्थिति जहाँ पे ये मोदी सरकार ला दी है, ये बीजेपी सरकार ला दी है, कि हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में ये लोग देश को बहुत ही गर्त में लेके चले जाएंगे, ये आप जान लीजिए। और कहीं ना कहीं अगर 2024 में इनकी सरकार बन गई तो फिर हमको नहीं लगता कि चुनाव ये लोग कराने देंगे। ये लोग खुद ही वही जो है कि राज्य तंत्र वाला मामला जो है लागू कर लेंगे। जी, यानी मीडिया का भी बड़ा रोल है। हाँ, बहुत रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया का रोल है, बड़ा रोल है। तो मीडिया से लड़ने के लिए भी कोई तैयारी आप लोगों ने करी है?
मीडिया से कैसे लड़ा जाएगा? कि जब हमारा मीडिया- सोशल हमारी मीडिया है, सोशल हम लोग के मीडिया साथ है। सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है हमारे लिए, हम तो- सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे। टीवी चैनल से या टीवी चैनल कोई तो आशा का है, नहीं। कोई आशा मैं- नहीं, क्योंकि सारी उम्मीदें खत्म मैं हो सभी बहुजनों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि बल्कि ये जो टीवी के जो चैनल हैं इसको ना ही देखें तो ठीक है। मान्य बहन जी ने भी ये कहा है कि जो टीवी के बड़े चैनल हैं ये सब खरीदे गए हैं, ये सब बड़े लोग जो है जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं हैंग कर लिए। ये लोग हैंग कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको इसको नहीं देखना चाहिए। जो टीवी हमको चैनल सोशल है, मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होना है, सोशल हमको मीडिया अपना देखना अपनी बातों को रखना है और बहुजनों की बातों को सुनना है। क्या बात है। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि टीवी के जो बड़े चैनल हैं इनको देखना आप लोग बंद करिए, क्योंकि जितने भी बड़े चैनल हैं, और एक बड़ी बात अध्यक्ष जी ने कही है कि अखबार पहले छपते थे तब बिकते थे, लेकिन अब अखबार छपने के पहले बिक जाते हैं। कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है कि मीडिया देश की मतलब देश की व्यवस्था का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया के लिए जब कोई जनपद का ये एक छोटा पद है, विधानसभा अध्यक्ष होना ही मेरी समझ से छोटा पद है, लेकिन छोटा पदाधिकारी अगर ये बात बोल रहा हो तो सोचिए कि यहाँ से लेकर के और देश के बड़े पदाधिकारियों के नॉलेज में या बड़े थिंकरों के नॉलेज में ये बात आ रही है कि पेपर छपने के पहले बिक जा रहा है। एक दर्द है। बहरहाल मैं जानता हूं कि बड़ा बेशतम समय आप लोगों का है, और आप लोगों ने मेरे मतलब बहुजन मूवमेंट को लेकर के, अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर के छोटी सी वार्ता आप लोगों ने मेरे चैनल को दी है। एक बड़ा डिबेट मैं जल्द ही चाहूँगा आपकी पूरी टीम के साथ बैठ करके इस पर कुछ बड़ी चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम सहित मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है तो आप लोग इस तरह के विचारों को सुनने के लिए रवि संतोष चैनल से जुड़ें, और इसको यानी इस तरह के विचारों को एक एक जनमानस तक पहुंचाने का काम करें कि आखिर दुनिया में अम्बेडकरवाद जरूरी क्यों, शिक्षा की जरूरत क्यों, हमें हमारे संविधान के बचा लेने की जरूरत क्यों। आखिर इस क्यों का जवाब हम में आप में छुपा है, उस चुनाव में, आने वाले कल के चुनाव में छुपा हुआ है। इस क्यों का जवाब कि हमें संविधान क्यों बचाना चाहिए, हमें संगठित क्यों रहना चाहिए, हमें शिक्षित क्यों रहना चाहिए, हमें आखिर बहुजन मूवमेंट यानी अम्बेडकरवाद की जरूरत देश में क्यों है, हम देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा को क्यों पैदा करें। इसका जवाब भी हमारे आपके लोगों के बीचों में ही टहल रहा है। मेहनत करें, इसकी तलाश करें। अंत में मैं चाहूंगा मेरे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे सुनने वाले दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि कवि संतोष यादव चैनल पे आप सभी लोग जाएं और अच्छी अच्छी बातों को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि भैया बहुत ही निचोड़ निकाल कर जो है बातों को लाते हैं और बहुत ही प्रेरणा मिलती है आपके चैनल से। हम लोग बराबर देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। भैया सबको मेरा बाय बाय, नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धाय।